Welcome to Conceptify, where learning flies. SST अब होगा easy, no tension, just try. From maps to history, सब समझ आएगा भाई. Just relax with me and watch your marks fly high. कैसे हो सब लोग, मेरा नाम है योग एंड आई वेलकम यू ऑल टू कंसेप्टिफाई. इसके जस्ट पहले हमने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को खत्म करते हुए ये सारी चीजें भी देख ली कि उसमें अलग अलग सोशल कम्युनिटीज ने इस मूवमेंट में कैसे पार्टिसिपेट किया था. अब हम पढ़ेंगे कि इस मूवमेंट में कुछ ना कुछ चैलेंजेस आए थे. चैलेंजेस की बात करें तो मेनली दो चैलेंजेस पढ़ने हैं. एक आ जाएगा कास्ट चैलेंजेस, एक आ जाएगा रिलीजन चैलेंजेस. दोनों के रीजंस पढ़ेंगे, दोनों के सोल्यूशंस पढ़ेंगे कि आखिरी में हुआ क्या था, उन्होंने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में क्यों पार्टिसिपेट नहीं किया और क्या उनके प्रॉब्लम्स को कुछ सोल्यूशन मिला या नहीं मिला. ये सारी चीजें हमें इस लेक्चर में कवर करनी है. तो अगर हम बात करें चैलेंजेस की तो चैलेंज में पहला चैलेंज आ जाता है कास्ट चैलेंज. अब कास्ट चैलेंज क्या होता है तो देखो यार, जैसे हमने फ्रांस में फ्यूडल सिस्टम के बारे में पढ़ा था, फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट, थर्ड स्टेट, जिसमें फर्स्ट स्टेट एंड सेकंड स्टेट को बहुत रिस्पेक्टेड माना जाता था, लेकिन थर्ड स्टेट को बहुत निचला मान लिया जाता था. कुछ फर्स्ट एंड सेकंड स्टेट को कुछ स्पेशल प्रिविलेजेस दिए जाते थे. थर्ड स्टेट था उसे ऑप्रेस किया जाता था फर्स्ट एंड सेकंड स्टेट के द्वारा. एंड मतलब ऐसा था कि थर्ड स्टेट को, फर्स्ट एंड सेकंड स्टेट को टैक्सेस देने हैं, उनको सर्विसेज प्रोवाइड करने हैं. तो ये जो चीज़, ये जो ऑपरेशन हो रहा है किसके ऊपर, थर्ड स्टेट के ऊपर, ये था फ्रांस का किस्सा. अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया में भी ऐसा ही एक फ्यूडल सिस्टम था, एक हायरार्कियल सिस्टम था, एक कास्ट सिस्टम था. कास्ट सिस्टम क्या होता है, मतलब जो आप काम करते हो, आपके जो ऑक्यूपेशन है ना, आप जैसे हो सकता है आपके पापा डॉक्टर है, आपकी मम्मा इंजीनियर है, जस्ट गिविंग एग्जांपल्स. तो ये क्या हो गया, उनका ऑक्यूपेशन हो गया. तो ऑन द सिमिलर नोट उस टाइम पे लोग जो काम किया करते थे उनके अकॉर्डिंग उनका एक कास्ट, एक जात बना दिया जाता था. जैसे जो भगवान का पूजा पाठ करते थे उन्हें ब्राह्मण, जो युद्ध करते थे उन्हें क्षत्रिय, जो ट्रेड्स करते थे उन्हें वैश्य, एंड जो टॉयलेट्स वगैरह क्लीन करने का काम करते थे या ऐसे कोई लो डिग्निफाइड काम. लो डिग्निफाइड का मतलब क्या होता है, मतलब ऐसे काम जिनको सोसाइटी एक अच्छे नजरिए से नहीं देखती, निचले नजरिए से देखती है, ज्यादा इज्जत नहीं देती ना उस काम को ना उनको जो वो काम करते हैं. तो ऐसे लो डिग्निफाइड काम जो करते थे उन्हें शूद्र बोला जाता था. तो अभी ये जो शूद्र थे है ना, जिन्हें ऑप्रेस किया जाता था, ये जो बैकवर्ड क्लासेस इन्हें ऑप्रेस किया जाता था, अभी इनमें से ही एक प्रोमिनेंट लीडर थे बी.आर. अम्बेडकर. तो इसीलिए बी.आर. अम्बेडकर ने अपने कास्टिज्म का मुद्दा उठाया था. इन्होंने बोला था कि ये जो ऑपरेशन हो रहा है दलित्स के ऊपर, दलित्स कौन, यही जो ऑप्रेस है. अब ये जो ऑप्रेस्ड अनटचेबल थे, एक चीज बता देता हूँ, ये जो मतलब अनटचेबल्स थे, ये टॉयलेट साफ करने जैसी हरकतें क्या करते थे, मतलब ऐसा काम क्या करते थे. सो अभी जो फर्स्ट मतलब जो ब्राह्मण्स है, ये सारे लोग क्या थे, ये बहुत निचला मानते थे इन शूद्रस को, एंड इनको अनटचेबल्स बोला जाता था. यानी ये शूद्र लोग सिंस ये टॉयलेट साफ करते हैं, ब्राह्मण जैसे उच्च लोगों को कभी छू नहीं सकते, है ना. इन्हीं अनटचेबल्स को दलित कहा जाता था, ऑप्रेस्ड कहा जाता था, क्योंकि इन पर अत्याचार हो रहा था. अब पढ़ते हैं इसको. तो अनटचेबल्स को दलित या ऑप्रेस कहा जाता था. एंड अभी एक चीज बता देता हूँ, इनका कोई ज्यादा पार्टिसिपेशन स्वराज में रहा नहीं. क्यों नहीं रहा ये चीज समझो. स्वराज यानी क्या, मतलब ब्रिटिश हम पर कोई रूल नहीं करेगा, हम उनकी कॉलोनी नहीं रहेंगे, हम उनका ऑपरेशन नहीं सहेंगे, लेकिन इनके ऊपर ब्रिटिशर्स से ज्यादा तो हम खुद इंडियंस ही ऑप्रेस कर रहे थे ना इनको. तो इनका ऐसा मानना था कि यार अगर ब्रिटिशर्स चले भी गए, हमने स्वराज में पार्टिसिपेशन किया, तो ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, हम सक्सेसफुल हो जाएंगे और ब्रिटिश चले जाएंगे. लेकिन मेन ऑपरेशन तो हम पे खुद हिंदूज ही कर रहे हैं, हिंदूज थोड़ी जाएंगे, है ना. वो ब्राह्मण शूद्र वैश्य वो तो हम पर ऑपरेशन करते ही रहेंगे, तो हमारा पार्टिसिपेशन का तो कोई फायदा ही नहीं रहेगा. इससे अच्छा तो ब्रिटिशर्स है, तो वो तो सप्रेस हो रहा है जो हमें सप्रेस कर रहे हैं, तो थोड़ा सा तो कुछ है ना. तो इसीलिए वो स्वराज के कॉन्सेप्ट से उनको कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि वो वैसे भी ऑपरेशन हो रहे थे, और अगर ब्रिटिशर्स चले भी जाते तो भी जरूरी नहीं है कि इनका ऑपरेशन खत्म हो जाता. अब अगर हम बात करें तो कांग्रेस ने भी इनको ज्यादा भाव नहीं दिया, है ना. इनके डिमांड्स को एड्रेस नहीं किया, इनके डिमांड्स को सुना नहीं, समझा नहीं. क्यों नहीं समझा, क्योंकि ये जो कांग्रेस थी, दे वर वेरी क्लोज टू द हाई कास्ट अथॉरिटी. मतलब ये जो ब्राह्मण्स वगैरह है, मतलब ये जो हाई कास्ट लोग है, ब्राह्मण्स वगैरह, क्षत्रिय वगैरह, इन लोगों से थोड़ा ज्यादा कनेक्टेड थी कांग्रेस. और अगर कांग्रेस का ऐसा मानना था कि अगर कांग्रेस इन शूद्रस के साथ भी मिल गई, इनको भी सपोर्ट करना चालू कर दिया, तो ये अपर कास्ट हिंदूज जो है, जो जिन्हें हम सनातनीज कहते हैं, जो अपर कास्ट हिंदू कम्युनिटीज है ना, इन्हें हम सनातनीज कहते हैं. तो उनको ऐसा लगता था कि ये सनातनीज क्या हो जाएंगे, ये गुस्सा हो जाएंगे, ऑफेंड हो जाएंगे, नाराज हो जाएंगे. तो इसीलिए इन्होंने दलित को इग्नोर किया, क्योंकि उनको ऑफेंड नहीं करना था इन हाई कास्ट कंजर्वेटिव हिंदूज को, जो आज भी इस हायरार्कियल सिस्टम यानी आप ऑक्यूपेशन के बेसिस पर
अलग अलग लोगों को अलग अलग कैटेगरीज में पुट कर रहे हो। सो दिस इज द हायरार्कियल सिस्टम, जिसमें ऊपर वाले कैटेगरी यानी ब्राह्मण वगैरह को बहुत ज्यादा उच्च पद दिया जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंस दिया जाएगा, बहुत रिस्पेक्ट, बहुत डिग्निटी, एंड जो लोअर लेवल पे यानी शूद्रस उनको बहुत ज्यादा ऑप्रेस किया जाएगा, उनको डिग्निटी नहीं दी जाएगी, डिसरिस्पेक्ट किया जाएगा उनका। अब अगर हम बात करें इस केस में गांधी जी का क्या अप्रोच था, तो उनको पता था कि ये जो दलित्स है हम इनको अपने भारत से अलग नहीं कर सकते, हमारा भारत का पार्ट है और इनको भी हमें इंक्लूड करना पड़ेगा हमारे इस मूवमेंट में। तो अगर इनको इंक्लूड करना है तो इंक्लूड कैसे करेंगे, जब इनके प्रॉब्लम्स को एड्रेस किया जाएगा। जैसे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में क्यों मुस्लिम्स का पार्टिसिपेशन आया, क्योंकि हमने उनका खिलाफत इशू उठाया था, हमने एड्रेस किया था खिलाफत इशू कि वहां के जो ऑटोमन टर्की है खलीफा वो ऑपरेस ना हो, इसलिए हमने खलीफा मतलब खिलाफत कमेटी बैठाई थी। तो मुस्लिम्स को क्या लगा कि हमारे प्रॉब्लम्स को भी एड्रेस किया जा रहा है, तो हम अभी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में गांधी जी का साथ देंगे क्योंकि ये हमारा साथ दे रहे हैं। तो ऑन द सिमिलर नोट, अगर गांधी जी को ये चाहिए था कि हमारे यहाँ दलित्स का भी पार्टिसिपेशन हो, तो इसीलिए हमको दलित्स के भी कुछ प्रॉब्लम्स को एड्रेस करना पड़ेगा। तो उन्होंने उसे कैसे एड्रेस किया, तो सबसे पहले ये जो अनटचेबल्स थे जिन्हें दलित्स बोला जाता था, मतलब जिन्हें दलित्स बोला जाता था, इतना डिसरिस्पेक्ट किया जाता था, इन्होंने इन्हीं अनटचेबल्स को हरिजन बोल दिया। हरिजन यानी भगवान के बच्चे, द चिल्ड्रन ऑफ गॉड देमसेल्व्स, इतना बड़ा दर्जा दे दिया। क्यों, ताकि इनको सोसाइटी रिस्पेक्ट कर सके, क्योंकि गांधी जी को तो सारे लोग रिस्पेक्ट करते थे, अब गांधी जी कुछ कर रहे हैं तो कुछ सही कर रहे होंगे, ये इंटेंशन से गांधी जी ने इनको हरिजन बोला, इनको रिस्पेक्ट देना चालू कर दिया। अभी क्या होता था, अनटचेबल्स लोग हैं, तो अभी अगर मैं एक ऐसा इंसान हूं, मैं अगर कोई ब्राह्मण हूं और अगर मैं ये सोच रहा हूं कि ये शूद्र मुझे हाथ भी ना लगा सके, और मैं सबसे ज्यादा किसे मानता हूं, भगवान को, तो अगर मैं खुद इससे इतनी नफरत करता हूं तो मैं तो बिल्कुल ही नहीं चाहूंगा कि ये मेरे भगवान को जाके छू सके, उस पवित्र जगह में जा सके जहां मैं मेरे भगवान की पूजा करता हूं। तो इसीलिए इनका पब्लिक वेल्स वगैरह में टेम्पल्स वगैरह में एंट्री बंद था। क्यों, क्योंकि इनको रिस्पेक्ट ही नहीं दिया जाता, इनको बोल दिया जाता था कि आप केपेबल ही नहीं हो, आपकी वो लायकी ही नहीं है कि आप हमारे टेम्पल्स वगैरह में आ सको। बहुत गलत चीज थी। तो इसीलिए इन्होंने सत्याग्रह ऑर्गेनाइज किए। क्यों, क्योंकि इनकी जो मतलब टेम्पल वगैरह में इनकी एंट्री बंद कर दी गई थी, तो इनकी जो एंट्री है उसको अलाउ करने के लिए, है ना, और इनको पब्लिक स्कूल्स, पब्लिक हेल्थ, क्योंकि इनको अलग कर दिया गया था सोसाइटी से, तो इनको इंक्लूड करने के लिए वापस से इस सोसाइटी में इन्होंने क्या किया, इन्होंने ऐसे पब्लिक वेल्स हो गए, स्कूल्स हो गए, इनमें इनका पार्टिसिपेशन चालू करवा दिया वापस से। ये चीज समझ गए। अब इसके साथ साथ ये क्या काम किया करते थे, साफ सफाई का काम, जैसे टॉयलेट्स वगैरह क्लीन किया करते थे। तो इसको बहुत मतलब होता क्या था कि गांधी जी को बहुत रिस्पेक्ट करते थे, लेकिन शूद्रस वगैरह को, जैसे वो अगर टॉयलेट्स वगैरह क्लीन कर रहे हैं तो टॉयलेट्स क्लीन करना ये जॉब, और टॉयलेट्स क्लीन करने वालों को, इन दोनों को डिग्निटी नहीं दी जाती थी। उस काम को, टॉयलेट साफ करने वाले काम को तक डिग्निटी नहीं दी जाती थी। तो गांधी जी ने खुद, जिसको इतना रिस्पेक्ट दिया जाता था सोसाइटी के द्वारा, उन्होंने खुद इन टॉयलेट्स को साफ किया। क्यों, ताकि वो एक ऐसा इंप्रेशन जता सके पूरे सोसाइटी को कि अगर मैं, जिन्हें तुम इतना मानते हो, इतना रिस्पेक्ट देते हो, मैं अगर खुद ये काम कर सकता हूं तो ये काम में कोई गंदगी है ही नहीं, गंदगी बस तुम्हारे माइंडसेट में। ये इंटेंशन जताने के लिए पूरे सोसाइटी को गांधी जी ने खुद इन टॉयलेट्स को साफ किया, ताकि इस वर्क को एक अच्छे नजरिए से देखा जाए, इसे कोई गंदा घिनौना ऐसे एकदम वो नहीं क्या इनह्यूमन टास्क की तरह नहीं देखा जाए। इसीलिए गांधी जी ने इस काम को करना चालू कर दिया। और जो लोग इन शूद्रस वगैरह को ऑप्रेस किया करते थे, गांधी जी उनके पास गए, उनको समझाया, पर्सुएड किया क्या, कि ये जो अनटचेबिलिटी है, कि आप एक पूरी कम्युनिटी को छूने से ही इनकार कर रहे हो, उन्हें इतना ज्यादा डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो। जस्ट आप इमेजिन करो ना, आप आपके स्कूल में जाते हो और सारे लोग आपको इग्नोर कर रहे हैं, आपसे कोई बात नहीं करना चाहता। क्यों, क्योंकि आपने कुछ गलत नहीं किया, बस आप किसी पर्टिकुलर, आपके पापा या आपका मम्मी कोई ऐसे टॉयलेट साफ करने वाला काम करते हैं, तो सारे लोगों को आपसे घिन आ रही है। तो ये क्या, ये बहुत बड़ा पाप है, इट इज अ सिन। एंड इसी अनटचेबिलिटी के सिन को एलिमिनेट करने के लिए गांधी जी ने इन अपकाश हिंदूज को समझाया कि आप ये सब बंद कर दो। अब ये सब गांधी जी ने किया, लेकिन तभी भी दलित लीडर्स को क्या लग रहा था कि अगर आपको सही मायनों में हम पर जो ऑपरेशन हो रहा है उसे मिटाना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, हमको एक पूरा सेपरेट इलेक्टोरेट देना पड़ेगा। सेपरेट इलेक्टोरेट यानी क्या, मतलब एक रीजन रहेगा, उस रीजन में बस दलित्स ही पार्टिसिपेट करेंगे, मतलब वहां जितने भी मतलब जो वोट्स देंगे। अब होता क्या था, देखो, अगर सेपरेट इलेक्टोरेट यानी क्या, पहले वो समझ लो, एक रीजन है, उस रीजन में फिक्स है कि बस एक दलित लीडर ही उतरेगा, और वोट्स भी बस दलित लोग ही देंगे। यानी अगर दो लीडर्स एक साथ कंपीट भी कर रहे हैं तो दोनों दलित कास्ट से होंगे, दोनों लो कास्ट, दोनों शूद्र होंगे, और जो वोटर्स रहेंगे वो भी शूद्र ही होंगे। ऐसा क्यों किया इन्होंने, क्योंकि ये जो लो कास्ट हिंदू, सॉरी, ये जो
अनटचेबल्स जिन्हें आप कहते हैं, दलित जिन्हें आप कहते हैं, ये एक माइनॉरिटी थी। तो अगर आप सेपरेट इलेक्टोरेट नहीं निकालते, अगर आप बस बोल देते कि अगर लो कास्ट लोगों को भी उतरना है पॉलिटिक्स में तो वो उतर सकते हैं, तो क्या होता, एक हाई कास्ट वाला मेंबर उतरता, एक लो कास्ट वाला मेंबर उतरता, लेकिन जो वोट्स देता है उनमें मेजॉरिटी किसकी है, हाई कास्ट वालों की, तो ये हाई कास्ट वालों को ही हमेशा वोट मिलेगा। तो ये लो कास्ट तो कभी पॉलिटिकल पावर गेन ही नहीं कर पाएंगे, और जब तक ये लोग पॉलिटिकल पावर गेन नहीं कर पाएंगे, जब तक इनको सरकार चलाने का हक ही नहीं होगा, तब तक ये चेंजेस कैसे लाएंगे दलित्स के लिए, ऐसा दलित लीडर्स को लगता था। इसीलिए उनको ऐसे लगा कि उन्हें इस सेपरेट इलेक्टोरेट यानी एक ऐसा रीजन जिसमें बस दलित लीडर उतरेगा और बस दलित कम्युनिटी के ही लोग वोट दे पाएंगे, ऐसा इनको चाहिए था। एट द सेम टाइम जो एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस थे उस टाइम स्कूल्स वगैरह में इन दलित्स की एंट्री को पूरी तरीके से बंद कर दिया था, आप हमारे बच्चों के साथ बैठ ही नहीं सकते। तो इसीलिए ये जो दलित लीडर्स थे इनको ऐसा लगता था कि हमको इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में कुछ रिजर्वेशंस मिलनी चाहिए। जैसे अगर आप आज बात, आई एम वेरी सॉरी, वो एक्चुअली ना मेरी रिकॉर्डिंग बंद हो गई थी। एनीवेज हम बात कर रहे थे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में। तो ये जो दलित लीडर्स थे ये ऐसा चाहते थे कि हमको इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में क्या मिले, रिजर्वेशन मिले। इसका मतलब क्या है, मतलब ऐसी बात है कि जितने भी जो आपके कॉलेजेस है, स्कूल्स है, इसमें क्या मिलना चाहिए, जितने भी बच्चे एडमिशन कर सकते हैं उसमें से एक छोटा सा पार्ट, छोटे से अमाउंट ऑफ स्टूडेंट्स, अ स्मॉल प्रपोर्शन ऑफ स्टूडेंट्स, वो डेफिनेटली सिर्फ और सिर्फ दलित कम्युनिटी से ही होने चाहिए। मतलब कुछ भी हो जाए, जैसे मान के चलो अगर 100 सीट्स है वहां पे, तो 20 सीट्स बस और बस दलित लोग, मतलब वो 20 सीट्स आर रिजर्व फॉर दलित लोग, उस 20 सीट्स के एडमिशन बस और बस दलित कम्युनिटी के ही लोग ले सकते हैं। ऐसे एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में इन्होंने क्या मांगा, इन्होंने अपना रिजर्वेशन मांगा। एक चीज समझा देता हूँ, आई डोंट नो आपका रिजर्वेशन के लिए क्या पर्सपेक्टिव है। मैं आपको ये भी नहीं बोलूंगा कि अभी रिजर्वेशंस आज के ज़माने में क्या रिजर्वेशंस अच्छे हैं या नहीं, वो फैसला मैं आप पे छोड़ दूँ। लेकिन उस टाइम पे जब कंट्री बना रहे थे हम, कॉन्स्टिट्यूशनल बना रहे थे हम, उस टाइम रिजर्वेशंस को इंक्लूड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। और इसके लिए मैं आपको मेरा पर्सपेक्टिव आपको प्रेजेंट करता हूँ। तो बात ऐसी है कि जब कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था तो एक जस्ट इमेजिन करो, एक रेस है, एक बहुत लंबी रेस है। अब डेमोक्रेसी क्या कहता है कि अगर इस रेस में दो घोड़े दौड़ रहे, एक है अपर कास्ट वाले घोड़े और एक है लोअर कास्ट वाले घोड़े। अगर ये दो घोड़े दौड़ रहे हैं तो इनको मतलब ये क्या होने चाहिए, हमेशा एक लेवल में दौड़ने चाहिए। मतलब क्या, इनके राइट्स, इनके जितने भी राइट्स है, इनको सेम लेवल ऑफ इक्वालिटी मिलनी चाहिए, है ना। दोनों भी सप्रेस नहीं होने चाहिए, दोनों इक्वल होने चाहिए इन ईच एंड एवरी टर्म्स, चाहे वो इकोनॉमिक लेवल हो, पॉलिटिकल इक्वालिटी के लेवल पे हो, तो सारे लोग क्या होने चाहिए, दोनों इक्वल लेवल पे दौड़ने चाहिए। तो ये कहता है डेमोक्रेसी। लेकिन अभी क्या हो गया, अगर हम इंडियन हिस्ट्री की बात करें तो ये जो अपर कास्ट वाला घोड़ा है ये रेस में बहुत आगे निकल गया, ये ज्यादा ही डेवलप हो गया। क्यों? क्योंकि इस अपर कास्ट वाले घोड़े को क्या मिला, इसको बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट मिली, डिग्निटी मिली, पूरे सोसाइटी का सपोर्ट मिला, है ना। पूरे सोसाइटी में इनकी मनमानी चलती थी तो ये ज्यादा डेवलप हो गए। अब ये जो लो कास्ट वाला घोड़ा है ये आगे बढ़ ही नहीं पाया। क्यों नहीं बढ़ा? क्योंकि यार इसको सप्रेस कर रहे हैं, ऑप्रेस कर रहे हैं, लोग इसको छूने से भी इनकार कर रहे हैं, है ना। इसको भीख मांग के खाना पड़ रहा है, टॉयलेट्स क्लीन करना पड़ रहा है, तो इसको इज्जत ही नहीं मिली, ये एजुकेशन ही नहीं कर पाया। क्यों? क्योंकि इनको एजुकेशन स्कूल्स वगैरह में जाने से ही परवानगी नहीं थी, इनको मदद ही नहीं की गई, इनको परमिशन ही नहीं गई। तो क्या हो गया, ये घोड़ा रेस में बहुत पीछे आ गया। अब अगर आपको डेमोक्रेसी मेंटेन करनी है तो इस घोड़े को इधर लाना पड़ेगा, है ना, इस घोड़े को इधर लाना पड़ेगा। तो इसीलिए इस घोड़े को यहां लाने के लिए रिजर्वेशंस दिए गई। मतलब अगर ये थोड़ा खराब भी परफॉर्म कर ले इन हाई कास्ट लोगों से, तभी भी इनको ज्यादा सिलेक्शन मिलेंगे। क्यों? क्योंकि फिर अगर इनको ज्यादा सिलेक्शन मिलेंगे तो ये ज्यादा पढ़ाई करेंगे, और ये ज्यादा पढ़ाई करेंगे तो ज्यादा डेवलप होंगे, है ना। पढ़ाई करेंगे, अपने बच्चों को भी पढ़ाएंगे, तो क्या होगा, धीरे धीरे इनका डेवलपमेंट होता जाएगा। और एक ऐसा वक्त आएगा जब ये घोड़ा, हाई कास्ट वाला घोड़ा और लो कास्ट वाला घोड़ा एक ही साथ, एक ही लाइन में चलते जाएंगे। ये आइडियोलॉजी उस टाइम उन लोगों ने सोची थी, इसीलिए रिजर्वेशंस को इंट्रोड्यूस किया गया, ताकि अगर ये लो कास्ट वाले लोग थोड़ा खराब भी परफॉर्म करें तभी भी इनको ज्यादा क्या दिया जाएगा, ज्यादा एडवांटेज दिया जाएगा, इनको ज्यादा बेनिफिशियल सिचुएशंस इनके लिए बनाई जाएगी, और ये भी सामने जाकर एक लाइन में आ जाएंगे, ताकि फिर डेमोक्रेसी मेंटेन हो, सब में इक्वालिटी आए। ये आइडियोलॉजी थी इन लोगों की जब इन्होंने एजुकेशन इंस्टीट्यूट, मतलब जब रिजर्वेशन का आइडिया प्रपोज किया गया था। अब क्या हो गया, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जो इन्हीं कास्ट वालों के क्या थे, एक बहुत प्रोमिनेंट लीडर थे, इन डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने इन सारे दलित्स को एक ऑर्गेनाइजेशन में क्या कर दिया, एक एसोसिएशन में डाल दिया। उस एसोसिएशन का नाम रखा इन्होंने डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन। ये इन्होंने 1930 में बनाई थी। ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर के लिए आता है, और ये जो पूना पैक्ट है 1932 का, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर्स के जो एमसीक्यूज बनते हैं उसमें ये भी पूछा जाता है। तो ये कुछ ऐसे पर्टिकुलर डेट्स है जो आपको याद करने हैं, ठीक है। तो अभी बी आर अम्बेडकर ने इन्हें डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन में डाल दिया।
अब थोड़ा स्टोरी में पीछे जाओ, हमने क्या पढ़ा, गांधी इरविन पैक्ट के बाद, मतलब गांधी इरविन पैक्ट से क्या हो गया, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट बंद हो गया। उसके बाद क्या हुआ, सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ। अब जो सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस यहाँ होता है उसमें गांधी जी जाते हैं लंदन, वहाँ ब्रिटिशर्स रहते हैं, तो गांधी जी के साथ बी आर अम्बेडकर भी जाते हैं। अब बी आर अम्बेडकर और गांधी जी का हो जाता है मैटर। क्या मैटर होता है वो बताता हूँ। तो हुआ क्या था, अभी ये जो दलित लीडर्स थे क्या बोल रहे थे, सेपरेट इलेक्टोरेट दो, सेपरेट इलेक्टोरेट दो। तो बी आर अम्बेडकर भी उसी डिमांड के साथ चलेगा कि हमको सेपरेट इलेक्टोरेट चाहिए। लेकिन यार अगर आप सेपरेट इलेक्टोरेट मांग रहे हो, मतलब आप क्या कर रहे हो, आप सॉर्ट ऑफ एक दलित नेशन ही तो मांग रहे हो, क्योंकि इसमें लीडर्स भी दलित लीडर्स के होंगे, उसमें रूल्स भी दलित लीडर्स ही बनाएंगे जो अपने पूरे कंट्री से अलग रूल्स होंगे, है ना। आज अपने जो जितने भी अलग अलग स्टेट्स में, ऐसा नहीं अलग अलग रूल्स है, पूरे भारत के लिए हमारे पास एक समान ही रूल्स है। लेकिन अगर आप सेपरेट इलेक्टोरेट मांग रहे हो तो उस इलेक्टोरेट में अलग अलग रूल्स रहेंगे, उसमें सारे लोग वोट भी नहीं कर पाएंगे, बस दलित लोग ही वोट कर पाएंगे, वहां सारे लोग उतर भी नहीं पाएंगे, बस दलित कम्युनिटी के लोग ही क्या कर पाएंगे, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेशन ले पाएंगे। तो मतलब आप क्या मांग रहे हो, अलग सा देश जैसा ही कुछ मांग रहे हो। और अगर आप अलग सा कुछ देश ही मांग रहे हो तो आप क्या कर रहे हो, आप देश को डिसइंटीग्रेट कर रहे हो, देश को तोड़ रहे हो। और गांधी जी क्या करते थे कि अलग अलग सोशल ग्रुप्स एक कम्युनिटी में आ जाए, यानी क्या हो जाए, अलग अलग सोशल कम्युनिटीज का इंटीग्रेशन हो जाए, वो जुड़ जाए, दे शुड बी इंटीग्रेटेड। ये था गांधी जी का पर्सपेक्टिव। लेकिन बी आर अम्बेडकर इसको तोड़ रहे थे। लेकिन बी आर अम्बेडकर की कोई गलती नहीं थी, क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं करते तो फिर ऑपरेशन जो इनके ऊपर हो रहा है, जो इन्होंने सहा है, वो इनकी कम्युनिटी सहती, वो इनके फ्यूचर जनरेशन भी सहते। तो इसीलिए इन्होंने बोला हमको भैया सेपरेट इलेक्टोरेट चाहिए। और जो ब्रिटिशर्स थे उनका तो एक ही फंडामेंटल रूल था, डिवाइड एंड रूल, डिसइंटीग्रेट करो, क्योंकि एकता में बल है तो एकता रखो ही मत। तो अभी ये जो बी आर अम्बेडकर है तो बोल ही रहा है पूरा सेपरेट इलेक्टोरेट दे दो, यानी क्या कर रहे हैं, देश को तोड़ ही रहे, डिवाइड ही कर रहे हैं। तो इन्होंने दे कंसीडर्ड द डिमांड, यानी उन्होंने बोल दिया चलो ठीक है सेपरेट इलेक्टोरेट चाहिए ना, मिल जाएगा। लेकिन गांधी जी को पता था अगर सेपरेट इलेक्टोरेट मिला तो ये जो नेशन बिल्डिंग की प्रोसेस है ये डिले हो जाएगी। इसीलिए गांधी जी ने अपना तरीका बोला। अब जो वो छड़ी से चलते थे वो छड़ी उठ के थोड़ी मारते, तो इसीलिए इन्होंने नॉन वायलेंस तरीके से बोला कि मैं क्या करूंगा, अगर आप मेरी बातों को, डिमांड्स को, बी आर अम्बेडकर जी अगर आप नहीं मानोगे तो मैं कुछ नहीं करूंगा, मैं बस क्या कर दूंगा, खाना बंद कर दूंगा, मैं उपवास रखूंगा। कब तक, जब तक मैं मर नहीं जाता, स्टारवेशन से, भुखमरी के समस्या से मैं मर नहीं जाता, तब तक मैं खाना ही नहीं खाऊंगा, ऐसा बोला। तो फिर अभी गांधी जी वॉज अ वेरी प्रोमिनेंट एंड रिस्पेक्टेड लीडर्स, पूरे इंडिया में ऐसे मूवमेंट चलाते थे, वो यही मर जाते तो उथल पुथल हो जाती। तो इसीलिए बी आर अम्बेडकर पे प्रेशर बढ़ने लगा इनकी डिमांड्स को मानने के लिए। तो फाइनली जो बी आर अम्बेडकर थे और गांधी जी थे वो एक मीटिंग पॉइंट पे मिले, उन्होंने एक मिड पॉइंट निकाला और वो मिड पॉइंट क्या था, मतलब जो गांधी जी थे उन्होंने बोला कि हम आपको सेपरेट इलेक्टोरेट, पूरा अलग सा देश जैसा तो कुछ नहीं दे देंगे, लेकिन हाँ आपको क्या चाहिए, आपको हम रिजर्वेशन दे देंगे हर जगह पे, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में भी आपके ही, मतलब एक प्रपोर्शन फिक्स रहेगा जिसमें बस आपके ही कम्युनिटी के लोग एडमिशन कर सकते हैं। और क्या बोला इन्होंने, जो आपके लेजिस्लेटिव काउंसिल्स है, यानी ऐसे बॉडी ऑफ मेंबर्स जो आपका देश चलाते हैं, देश में लॉज बनाते हैं, उस लॉ मेकिंग के प्रोसेस में हम आपके कम्युनिटी के लोगों को कुछ सीट से रिजर्व रहेंगी जिसके पास आपके ही कम्युनिटी के लोग जाएंगे। क्यों? ताकि वो दलित कम्युनिटी के लोग अपने दलित कम्युनिटी के लोगों के लिए कुछ भला कर सके। इसीलिए रिजर्वेशंस आपको मिलेगी। कैसे? स्टेट लेवल पे भी मिलेगी, यानी प्रोविजनल लेवल पे भी मिलेगी, और पूरे सेंटर, देश को चलाता है ना वो जो सेंट्रल गवर्नमेंट, उसमें भी आपको क्या मिलेगा, लेजिस्लेटिव काउंसिल में रिजर्वेशंस मिलेंगे। ऐसा मीटिंग पॉइंट मिला। और ये जो एग्रीमेंट हुआ गांधी जी और बी आर अम्बेडकर के बीच में, इस एग्रीमेंट को, इस पैक्ट को क्या बोला गया, पूना पैक्ट ऑफ 1932। इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। ये थे चैलेंजेस सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के, मतलब कास्ट वाइज। अब हम पढ़ेंगे कि रिलीजन वाइज क्या चैलेंजेस फेस करने पड़े। आई होप ये चीज समझी। अब हमको पढ़ना है कि रिलीजन का एक मुद्दा उठा था जिसकी वजह से एक चैलेंज फेस करना पड़ा था सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को। इसका मतलब हिंदूज एंड मुस्लिम्स में अपने झगड़े थे जिसकी वजह से फेस करना पड़ा था इस सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को। अब हमने जब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के बारे में पढ़ा तो मैंने आपको समझाया था कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में हिंदूज का भी पार्टिसिपेशन था और खिलाफत इशू जब रेस किया गया उसकी वजह से मुस्लिम पार्टिसिपेशन भी आ गया, तो दोनों कम्युनिटीज में यूनिटी थी। लेकिन इस केस में जो आपने रिस्पॉन्स देखा मुस्लिम पॉलिटिकल एसोसिएशन का, जो मुस्लिम ग्रुप्स थे, ऐसे पॉलिटिकल एसोसिएशन, ऐसे पॉलिटिकल पार्टीज जिन्हें कौन रूल करते थे, मुस्लिम लीडर्स रूल करते थे, उसका जो रिस्पांस हमने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में देखा वो कुछ खास नहीं था। जैसे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट बहुत वाइड स्केल में था, यहाँ पे ल्यूकवार्म था, यानी कुछ खास नहीं था, कुछ बहुत ज्यादा एंथुसियास्टिक पार्टिसिपेशन नहीं था। क्यों? क्योंकि यार जब नॉन कॉपरेशन खिलाफत मूवमेंट बंद हो गया था तो उसके बाद एक ऐसा, मतलब ये मुस्लिम्स को क्या लगने लगा, मुस्लिम्स को एलियनेटेड फील होने लगा। एलियनेटेड फील होने लगा मतलब क्या, उनको ऐसे लगने लगा कि हम ये जो कांग्रेस कर रहे थे, ये कांग्रेस अभी हमें अटेंशन नहीं दे रही, हमारे प्रॉब्लम्स पे ध्यान नहीं दे रही, ये कहा जा रही है इट इज
बीन क्लोजली एसोसिएटेड विद हिंदूज। ये कांग्रेस मुस्लिम से दूर जाके हिंदूज के पास जा रही है, वो हिंदूज पे ही सबसे ज्यादा ध्यान दे रही है, वो मुस्लिम्स को इग्नोर कर रही है। और अगर वो आज मुस्लिम को इग्नोर कर रही है तो जब हमारा नेशन बन जाएगा, ब्रिटिशर्स हट जाएंगे, तो जरूरी नहीं है कि वो तब हमें अटेंशन देंगे, ऐसा भी हो सकता है कि वो तभी भी हमें अटेंशन ना दे, हमारी प्रॉब्लम्स को इग्नोर करे। इसलिए उन्हें एलियनेटेड फील होने लगा, उनको ऐसा लगने लगा कि उन्हें कोई अटेंशन नहीं दे रहा, उनके प्रॉब्लम्स को पे कोई ध्यान नहीं देने लगा। ठीक है, तो उन्हें एलियनेटेड फील होने लगा। क्यों एलियनेटेड फील होगा? क्योंकि जब मिड 1920s की बात है, 1922 फरवरी में क्या हो गया था, आपका चौरी चौरा के इंसिडेंट की वजह से आपका नॉन कॉपरेशन मूवमेंट बंद हो गया। तो इसलिए अभी मिड 1920s आते आते 1925 वगैरह का टाइम आते आते क्या हो गया था, अभी ये जो मुस्लिम्स है इनको क्या होने लग गया, इनको एलियनेटेड फील होने लगा। क्यों? क्योंकि कांग्रेस को हिंदूज के साथ ज्यादा क्लोजली क्या करने लग गए, ये लोग अलाइड करने लग गए, जोड़ने लग गए। मतलब अभी पहले क्या होता था, पहले मुस्लिम लीग एंड कांग्रेस बहुत साथ साथ रहती थी, लेकिन अभी ये जो कांग्रेस थी ये हिंदू पॉलिटिकल एसोसिएशन, ऐसे पॉलिटिकल एसोसिएशन जिन्हें हिंदू लीडर्स रूल किया करते थे, उनसे ज्यादा क्लोजली कनेक्टेड थी। जैसे कि हिंदू महासभा एक बहुत प्रोमिनेंट उस टाइम की पॉलिटिकल एसोसिएशन थी जिन्हें हिंदूज रूल किया करते थे। तो इनसे जब इन हिंदू महासभा और कांग्रेस के रिश्ते बहुत ही गहरे होने लग गए, तब मुस्लिम्स को लग गया कि हिंदू महासभा के चलते अब क्या होगा, मुस्लिम लीग को उतना अटेंशन नहीं मिलेगा। तो इसीलिए क्या हो गया, बिकॉज कांग्रेस केम टू बी क्लोजली एसोसिएटेड विद हिंदू रिलीजियस नेशनलिस्ट ग्रुप्स, जिसका एक बहुत प्रोमिनेंट एग्जांपल आ जाता है हिंदू महासभा। और हिंदू और मुस्लिम्स के बीच में रिलेशनशिप्स जो थी वो पहले से अभी खराब होना चालू हो गई इस कांग्रेस और हिंदू महासभा और मुस्लिम लीग की वजह से। लेकिन अभी क्या होने लगा, हिंदूज एंड मुस्लिम्स में कम्युनल राइट्स यानी रिलीजन के नाम पे दंगे मारा पीटी होना चालू हो गया। क्यों? क्योंकि हिंदूज कहते थे हमारा रिलीजन सबसे अच्छा है, मुस्लिम मतलब ये जो इस्लाम धर्म है ये बहुत खराब है, और इस्लाम ये जो मुस्लिम्स थे ये कहते थे कि हमारा इस्लाम धर्म ही सबसे अच्छा है, हिंदू धर्म खराब है। तो जब आप आपके एक दूसरे के धर्मों के बारे में ही गलत गलत चीजें बोलना चालू करते हो, खुद के धर्म को बढ़ाकर और दूसरे के धर्म को गिराकर, ये चीज हमको चैप्टर 3 जेंडर रिलीजन कास्ट ऑफ योर पॉलिटिकल साइंस उसमें ये चीज पढ़नी है। कम्युनलिज्म के बारे में उसमें बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। लेकिन इसी रिलीजन के नाम पे जो दंगे होते थे उस टाइम, ये दंगे थोड़े ज्यादा बढ़ गए थे हिंदूज एंड मुस्लिम्स की वजह से। तो अभी जाहिर सी बात है दोनों में दंगे हो रहे हैं, मारा पीटी हो रहे हैं, तो दोनों के जो रिश्ते थे वो बहुत ज्यादा क्या हो गए थे, खराब हो गए थे। तो अभी जब इन मुस्लिम्स को हिंदू से नफरत है एंड कांग्रेस इन्हीं हिंदू को सपोर्ट कर रहा है, तो फिर क्या हो गया, फिर ये मुस्लिम कांग्रेस से भी दूरी बना के चलती थी। ठीक है, तो कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग अभी, लेकिन तभी भी हुआ क्या था, जो कांग्रेस थी और मुस्लिम लीग थी, भले ही झगड़े थे, थोड़े से मतभेद थे, लेकिन तभी भी कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग ने कोशिश की कि हमारा जो पहले का कनेक्शन टूट गया था, नॉन कॉपरेशन में हम साथ थे, फिर हमारा कनेक्शन धीरे धीरे टूटना चालू हो गया, लेकिन ये जो हमारा कनेक्शन टूटा है इसको हम रीनेगोशिएट कर सकते हैं, हम वापस से जुड़ सकते हैं, अलायंस बना सकते हैं, संगठन बना सकते हैं। कब तो क्या हो गया, कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग अलग अलग बार कोशिशें करने लगी ताकि ये एक साथ आ सके, रीनेगोशिएट कर सके, वापस से एक साथ कनेक्टेड हो सके। ठीक है, मतलब और इनके जो अटेम्प्ट्स है ये 1927 तक चलते गए और ऐसा लगने भी लगा 1927 आते आते कि ये जो रिश्ते टूट चुके हैं ये रिश्ते वापस से जोड़े जा सकते हैं। अब अगर हम बात करें मोहम्मद अली जिन्ना की, ये जो मुस्लिम लीग है ना यार, इस मुस्लिम लीग के सबसे प्रोमिनेंट लीडर कौन थे, मोहम्मद अली जिन्ना। और जब पाकिस्तान बना सेपरेट इलेक्टोरेट यानी पूरा अलग कंट्री हमने पाकिस्तान नाम का बना दिया इनके लिए, तो तब जो सबसे प्रोमिनेंट लीडर्स पाकिस्तान के थे उसमें से थे मोहम्मद अली जिन्ना, और ये इतने प्रोमिनेंट लीडर्स थे कि आज तक पाकिस्तान के पूरे हिस्ट्री में इनके जितना प्रोमिनेंट लीडर आया ही नहीं। तो ये जो थे मोहम्मद अली जिन्ना, ये इसी मुस्लिम लीग के बहुत प्रोमिनेंट लीडर थे एंड इनका ऐसा मानना था कि चलो ठीक है, मतलब जैसे B.R. अम्बेडकर ऑप्रेस हो रहे थे तो उन्होंने क्या बोल दिया कि हमारी कम्युनिटी ऑप्रेस हो रही है तो हमको एक पूरा सेपरेट इलेक्टोरेट दे दो। वैसे ही मोहम्मद अली जिन्ना ने बोला कि हमको भी सेपरेट इलेक्टोरेट दे दो, जो उन्होंने बाद में लिया भी। लेकिन उस टाइम तक 1927 इस टाइम तक उनको क्या लगता था, चल ठीक है अगर आपको हमें सेपरेट इलेक्टोरेट नहीं देना तो आई वुड गिव अप द डिमांड ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट, नहीं मांगेंगे, बट उसमें कुछ आपको करना पड़ेगा। उनकी 2 डिमांड्स थी, अगर वो 2 डिमांड्स गांधी जी फुलफिल कर देते, कांग्रेस फुलफिल कर देती, तो फिर एक सेपरेट इलेक्टोरेट की डिमांड वो नहीं रखते। वो 2 डिमांड्स क्या थी, ये चीज पढ़ लो। ठीक है, सो दे वर विलिंग टू गिव अप द डिमांड फॉर सेपरेट इलेक्टोरेट कब, इफ मुस्लिम्स वर अश्योर्ड रिजर्व्ड सीट्स इन द सेंट्रल असेंबली, यानी जो देश चलाने वाली असेंबली है पूरे सेंट्रल लेवल पे, तो ये जो इस लेजिस्लेटिव असेंबली में, सेंट्रल असेंबली में हमको क्या कर दो, रिजर्वेशंस दे दो, रिजर्व सीट्स दे दो। जो दलित्स ने मांगा सेंट्रल एंड प्रोविजनल लेजिस्लेटिव काउंसिल में हमको रिजर्वेशंस दे दो, वो सेम चीज इन मुस्लिम्स ने मांगी कि सेंट्रल असेंबली में हमको क्या कर दो, एक रिजर्वेशंस, हमारे कुछ सीट्स
सीट्स रिजर्व कर लो, मतलब जितने भी लोग वहाँ सेंट्रल असेंबली में बैठेंगे उसमें से कुछ प्रपोर्शन ऑफ लोग तो मुस्लिम्स होंगे ही होंगे। एंड सेकेंड चीज जो इन्होंने मांगी वो क्या थी, रिप्रेजेंटेशन इन प्रपोर्शन टू पॉपुलेशन इन मुस्लिम डोमिनेटेड एरियाज लाइक पंजाब एंड बंगाल। तोड़ तोड़ के समझो, समझाता हूँ। मतलब जो ऐसे रीजन जिसमें मुस्लिम लोगों का बहुत ज्यादा डोमिनेशन है, जैसे अगर हम बात करें पंजाब की, तो पंजाब में आज भी बहुत सारे मुस्लिम्स रहते हैं। और अगर पंजाब की ज्योग्राफी देखी जाए तो पंजाब मुस्लिम, मतलब जो पंजाब है वो इंडिया में भी एक पंजाब है, एंड जो आपका पाकिस्तान है, पाकिस्तान में भी एक पंजाब है। तो इसीलिए ये जो जब पार्टीशन नहीं हुआ था तो पंजाब पूरा एक था, फिर पार्टीशन के बाद वो पंजाब टूट गया, तो इसलिए पंजाब एक ऐसा रीजन था जहां पे बहुत ज्यादा क्या था, मुस्लिम डोमिनेटेड एक रीजन था वो। अगर हम बात करें बंगाल की, तो बंगाल कहाँ पड़ता है, बंगाल ईस्ट साइड ऑफ इंडिया में पड़ता है। तो अगर हम बात करें बंगाल की, तो आज हम जो वेस्ट बंगाल करते हैं, जब अखंड भारत था तो जो आज बांग्लादेश है, बांग्लादेश में एक बड़ा सा रीजन है जिसे हम ईस्ट बंगाल कहते हैं। तो ये वेस्ट बंगाल और ईस्ट बंगाल एक हुआ करते थे। अब तुमको सवाल आएगा कि अगर वेस्ट बंगाल वेस्ट में है तो उसका नाम, सॉरी, अगर वेस्ट बंगाल ईस्ट में है तो उसका नाम वेस्ट बंगाल क्यों रखा? क्योंकि मैं तुमको कैसे बताऊं, देखो मेरे पास जगह तो नहीं है लेकिन यहां बना के दिखाता हूं। ये पूरा बंगाल था हमारे इंडिया के, जब अखंड भारत था तो ईस्ट साइड में ये पूरा बंगाल था। अब क्या हो गया, पार्टीशन जब हुआ तो बांग्लादेश पूरा अलग हो गया। मतलब हुआ क्या था, उस टाइम पे बांग्लादेश नाम का कुछ नहीं था, उस टाइम इट वाज लाइक ईस्ट पाकिस्तान इसे कहते थे। तो ईस्ट पाकिस्तान में क्या हो गया, जब इंडिया और पाकिस्तान अलग हो गया तो ये ईस्ट पाकिस्तान का ऐसे टुकड़ा हो गया, ये हो गया ईस्ट पाकिस्तान क्योंकि ये ऐसे ईस्ट साइड में है, और ये हो गया वेस्ट, मतलब ईस्ट पाकिस्तान में जो रीजन है ये पूरा बंगाल था, तो ये हो गया ईस्ट बंगाल। और ये वाला जो रीजन था, सिंस ये इस कंट्री का वेस्ट साइड में है ना, बंगाल का ये वेस्ट साइड था, इसलिए इसको आज वेस्ट बंगाल बोला गया। और आज ये इंडिया में है, आज ये बांग्लादेश में, और उस टाइम बांग्लादेश को ईस्ट पाकिस्तान कहा जाता था। आई होप ये सारी हिस्ट्री तुमको समझ गई होगी, ठीक है। तो अभी बंगाल पहले क्या था, एक जैसा ही था, जिसे आप मतलब वही है ना कि बांग्लादेश भी एक मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया ही है और बंगाल उससे एक जमाने में कनेक्टेड हुआ करता था। तो ये कुछ ऐसे रीजन्स हुआ करते थे जिनमें मुस्लिम डोमिनेटेड एरियाज बहुत ज्यादा थे यहाँ। तो अभी मोहम्मद अली जिन्ना ने क्या बोला कि इसमें हमको जो रिप्रेजेंटेशन है उसका प्रोपोर्शन बहुत ज्यादा कर दो, ठीक है। मतलब ऐसे जगह जहां पे मुस्लिम डोमिनेटेड एरियाज है, जहां पे मुस्लिम्स का पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, उसमें हमारा जो प्रपोर्शन है वो पॉपुलेशन वाइज थोड़ा ज्यादा कर लो। मतलब अगर 100 लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं, 100 लोग इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स बन सकते हैं, तो उसमें से आप बोल दो कि 60 सीट्स या 70 सीट्स में तो बस मुस्लिम लीडर्स ही बैठेंगे। ऐसा एक एग्जांपल से मैंने आपको समझाया क्या कि उनको चाहिए था रिप्रेजेंटेशन इन प्रपोर्शन टू पॉपुलेशन, ज्यादा प्रपोर्शन चाहिए, ठीक है। हमको क्या चाहिए इन रिस्पेक्ट टू पॉपुलेशन। अब वो 100 लोगों की जो असेंबली है, उस 100 लोगों की असेंबली में अगर 80 लोग इनके ही है तो फिर क्या है, दिस इज द उनका क्या है, रिप्रेजेंटेशन एक ज्यादा प्रपोर्शन में, क्योंकि इनकी पॉपुलेशन उस 100 लोगों में सबसे ज्यादा है। सो रिप्रेजेंटेशन इन प्रपोर्शन टू पॉपुलेशन कहाँ पे, मुस्लिम डोमिनेटेड एरियाज में। जैसे कैसे, मतलब जैसे कौन से मुस्लिम डोमिनेटेड एरियाज, पंजाब एंड बंगाल जैसे। अब इनके जो नेगोशिएशंस थे, बातचीत थे, ये सारे चले, लेकिन इसमें समस्या आई। कैसे, इनके नेगोशिएशन चलते गए कि ठीक है अब हम देखते हैं, करते हैं कोशिशें, लेकिन ये नेगोशिएशंस ऑफ रिप्रेजेंटेशन की क्या ये डिमांड्स पूरी होगी, क्या सेपरेट इलेक्टोरेट बनेगा, ये क्वेश्चंस चलते गए। लेकिन मुस्लिम लीग की सारी होप कब हटी, उनकी होप तब हटी जब क्या हो गया था, 1928 में ना एक ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस हुआ था। ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस यानी का एज द नेम सजेस्ट, एक ऐसा कॉन्फ्रेंस, एक ऐसा मतलब जहां सारे लीडर्स आएंगे और सारे लीडर्स कुछ डिस्कशन करेंगे। तो ऐसी कॉन्फ्रेंस जहां पे सारी पार्टीज आएंगी। सारी पार्टीज यानी क्या, मुस्लिम लीग एक बहुत प्रोमिनेंट पार्टी थी वो आएगी, कांग्रेस एक बहुत प्रोमिनेंट पॉलिटिकल एसोसिएशन है वो आएगी, है ना, हिंदू महासभा जैसी पॉलिटिकल पार्टीज आएगी और भी बहुत सारे। तो ये जो ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस 1928 में हुआ था, उसमें मोहम्मद अली जिन्ना ने बोला हमको क्या कर दो, आप हमारी ये जो 2 डिमांड्स है पूरी कर दो। लेकिन हिंदू महासभा के एक बहुत प्रोमिनेंट लीडर थे MR जयकर, इन्होंने मुंह पे बोल दिया कि नहीं मिलेगा। आप ये जो बोल रहे हो कि आपको प्रपोर्शन चाहिए, मतलब प्रपोर्शन ऑफ रिप्रेजेंटेशन चाहिए, रिजर्व सीट्स चाहिए, सबको थोड़ी रिजर्व सीट्स बांटते बैठेंगे, नहीं मिलेगा आपको कोई रिजर्व सीट्स। तो अब इनकी ये दोनों डिमांड्स पूरी नहीं हुई, तो इसीलिए इनकी जो नेगोशिएशंस थी कि हाँ हम ये डिमांड्स फुलफिल कर लेंगे या हम सेपरेट इलेक्टोरेट बनाएंगे, ये क्वेश्चन ही खत्म हो गए जब MR जयकर ने बोल दिया सीधा कि हम ऐसा कॉम्प्रोमाइज नहीं चलाएंगे। इसकी वजह से इनकी एलियनेशन की फीलिंग कि हमको ये जो कांग्रेस है बस हिंदूज को सपोर्ट करता है, हम मुस्लिम्स को कोई ध्यान ही देता, ये फीलिंग और बढ़ना चालू हो गया और ये एक चैलेंज हुआ। तो इसीलिए जब सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट चालू हुआ था, इनका ज्यादा पार्टिसिपेशन नहीं रहा। क्यों पार्टिसिपेशन नहीं रहा? क्योंकि हिंदूज एंड मुस्लिम्स के बीच में भरोसा ही नहीं था। जब भरोसा ही नहीं रहता ना तो रिश्ता नहीं रहता, और जब रिश्ता नहीं रहता तो एक साथ काम नहीं किया जा सकता।
इसीलिए इनका जो पार्टिसिपेट मतलब देयर वाज एन एटमॉस्फेयर ऑफ डिस्ट्रस्ट एंड सस्पिशन। दोनों कम्युनिटीज को एक दूसरे पे हमेशा शक रहता था और एक दूसरे पे कभी भरोसा ही नहीं किया गया। तो जब भरोसा ही नहीं किया गया तो एक मोमेंट में लड़ेंगे कैसे। ये थे सारे चैलेंजेस जो आपको पढ़ने थे। इसके बाद द फाइनल टॉपिक जो आपको पढ़ना है दैट इज सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग। बहुत ईजी टॉपिक है एंड बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 5 मार्क का क्वेश्चन उससे बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेड होता है और आता ही है बहुत हाई एक्सपेक्ट। मतलब अगर नेशनलिज्म इन इंडिया से 5 मार्क का क्वेश्चन बनने वाला है तो देयर इज वेरी हाई प्रोबेबिलिटी कि वो सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग से ही बढ़ेगा। आई होप आपको इतनी सारी चीजें समझ गई होगी। विथ दिस मैं इस वीडियो का एंड करता हूं। अब आएगा नेक्स्ट वीडियो द सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग। बाय गाइस, तब तक स्टे ट्यून्ड। थैंक यू।